सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता है, ब्रितानवी साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में एक इनकलाबी रहनुमा बनकर सामने आए। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के रास्ते से हटकर हथियारों के साथ जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। अहम बात यह है कि नेताजी की हिकमत अमली का मरकज़ यानी सेंटर हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। आज़ाद हिंद फौज में तकरीबन 40,000 सिपाही मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें मुसलमानों ने मुशीर से अफसर, सिपाहियों से मददगार तक का किरदार निभाया। आज हम अपने प्रोग्राम बात निकली है में बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते की, आज़ाद हिंद फौज में मुसलमानों के अहम किरदार की। जब 23 जनवरी की दस्तक होती है तो नेताजी के साथ आज़ाद हिंद फौज भी सुर्खियों में रहती है, जिसमें मुसलमानों ने उसी अंदाज में हिस्सा लिया था जैसा कि नॉन वायलेंस की राह पर अपनी मौजूदगी को साबित किया था। दरअसल आज़ाद हिंद फौज में मुस्लिम अफसरान ने रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया। शाहनवाज खान ने फौजी फ्रंट पर ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ क़यादत की। मोहम्मद जमा कियानी ने फौजी डिवीज़न की कमान संभाली। कर्नल हबीबुर रहमान नेताजी के करीबी साथी रहे और आखिरी फ्लाइट तक उनके साथ थे। शौकत अली मलिक ने मणिपुर में पहली बार झंडा लहराया था। एहसान कादिर और इनायतुल्लाह हसन ने आज़ाद हिंद रेडियो के ज़रिए इनकलाब का पैगाम आम किया। महबूब अहमद ने फ़ौज और हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम रखा। आज इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तारीख़ दां साकिब सलीम साहब। तारीख़ के सफ़ात को खंगालने के माहिर आज रोशनी डालेंगे कि आखिर आज़ाद हिंद फ़ौज और मुसलमानों के दरमियान ये रिश्ते की कहानी कहाँ शुरू होती है। साकिब साहब, बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका, और आज आपका दिलचस्पी का मौजू भी है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे कि आखिर आज़ाद हिंद फ़ौज में मुसलमानों का क्या रोल रहा और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? तो फरीदी साहब, सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि सबसे पहले तो हमें शायद ये माफ़ी मांगनी चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी, और बाकी जिन लोगों के आपने नाम लिए, हबीबुर रहमान, एहसान कादिर, बाकी लोग, कि हम उनके हिंदू और मुसलमान होने पर बहस कर रहे हैं, जबकि उन लोगों ने कभी ये बहस आपस में नहीं की थी। तो लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है कि आमतौर पे सवाल किया जाता है कि मुसलमान जंग आज़ादी में कितना था, हिंदू कितना था, सिख कितना था। तो ये सवाल का कई बार जवाब देना पड़ जाता है, तो ये तफरीक करनी पड़ रही है। सबसे पहले आते हैं हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। सुभाष चंद्र बोस वैसे तो आज के ज़माने के उड़ीसा में पले बढ़े थे, और उन्होंने ख़ुद ये बात लिखी है कि उनके आसपास जो बचपन जो उनका गुज़रा है, तो जो इलाका था वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे, तो वो मुसलमानों के बीच रहे। और उनका कहना ये था, मतलब उन्होंने इस बारे में लिखा है कि मुसलमानों के और हिंदुओं के बीच उनकी नज़र में तफरीक सिर्फ इतनी है कि आप जो हैं, मंदिर एक जाता है, दूसरा मस्जिद जाता है, इसके अलावा बाकी रहना सहना खाना पीना सब बिल्कुल एक जैसा होता है। दोनों इंसान हैं, पॉलिटिकल गोल्स भी बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क वो नहीं मानते थे। और आज़ाद हिंद फ़ौज भी बिल्कुल वैसी ही है। जब मैं आज़ाद हिंद फ़ौज की बात करता हूँ तो एक बात बार बार समझ में आती है कि उसी ज़माने में कांग्रेस से मुतालबा हो रहा था कि भाई रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, कितने मुसलमान होंगे मिनिस्ट्री में। कहीं और कोई मुस्लिम लीग कुछ और कह रही थी कि कितने हिंदू होंगे, कितने दलित होंगे। लेकिन इस बीच आज़ाद हिंद फ़ौज सिर्फ फ़ौज नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये आर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद सरकार बनी है, फिर उसकी एक फ़ौज आज़ाद हिंद फ़ौज है। तो आज़ाद हिंद सरकार जिसको हम कहते हैं, उसकी मिनिस्ट्री भी थी, उसका बैंक भी था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी थी। वहाँ पे कभी न रिजर्वेशन की बात आई, न रिप्रेजेंटेशन की बात आई, लेकिन तब भी आप देखते हैं उसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, और अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि वो कितने हैं। उसमें आपको कई बार किसी किसी फील्ड में वो ज़रूरत से ज़्यादा भी नज़र आएंगे अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, कभी कभी कम भी नज़र आएंगे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फ़ौज, आज़ाद हिंद सरकार, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है वो सिर्फ नाम का नहीं है। उसका फ़र्क ये है कि वो सिर्फ एक आइडेंटिटी मान रहे थे कि वो हिंदुस्तानी हैं। मेन मकसद मेरे ख्याल में ये था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को
या उनकी साजिश को नाकाम बनाना चाह रहे थे, जो उस वक्त ये समझ रहे थे कि आज़ादी की जो तहरीक है उसको तोड़ने के लिए या उसको कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं हमको फ़िरक़ों में बांटने की कोशिश की थी। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट था यूनिटी वाला, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़। बिल्कुल, मतलब अगर आप कायदे से देखें, देखिए बिल्कुल क्या हो रहा था 1942, 43, 44, ये वो दौर है जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड पर अड़े हुए थे, ये वही दौर है। और दूसरी तरफ अंग्रेज इसे सपोर्ट करता था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी 1857 के बाद से। 1857 में हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ लड़ रहे थे और उन्हें पता था कि ये चीज़ साथ में होगी तो उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। दूसरी बार ये एक्सपेरिमेंट लगभग खिलाफत मूवमेंट में नज़र आता है 1920 के आसपास, और तब भी उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस को भी पता था कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और उनकी जितनी भी ये तहरीक है ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद पर टिकी हुई है। इसमें ये चीज़ है कि हिंदुस्तानी खुद को सिर्फ हिंदुस्तानी माने, और सिर्फ इतना नहीं है कि ब्रिटेन को बाहर निकालना है, उसमें यह भी था कि इसके बाद सरकार कैसे चलेगी, इस पर बहुत जोर दिया है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक और बात बता दूं, आज़ाद हिंद फौज बनाने से पहले वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। वहां पर उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ये कहा था 1938, तब तक मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं करी थी। उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश करेंगे, और बंटवारा करके तब छोड़ेंगे ताकि हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद भी आज़ादी का फ़ायदा ना मिल सके। बहुत दूर की कौड़ी उन्होंने सोची थी। 2 साल बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना ने वो डिमांड रख दी थी, और लेकिन उसके बाद आज़ाद हिंद फौज बनती है। और कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, उस ज़माने में ये बहुत ज़रूरत थी कि ऐसी कोई तहरीक चले जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद सामने से नजर आए। क्योंकि नेताजी ने अपनी किताब में इंडियन स्ट्रगल में इस बात का जिक्र किया है कि हिंदू और मुसलमान इस कदर घुल मिल चुके हैं हिंदुस्तान में कि इनको बांटना मुश्किल है। जी जी, है ना। और वो ये नज़रिया जो था ये कहीं ना कहीं इस बात का सबूत था कि वो सबको बराबर देख रहे थे। जी। और जानते थे कि हिंदुस्तान इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल, वो ये भी मानते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने जगह जगह ये लिखा हुआ है कि भाई जब ये डिमांड चलती थी कि कितने मुसलमान मिनिस्ट्री में होंगे, मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी, कांग्रेस कुछ कहती थी, तो उनका एक बहुत ही मशहूर इस पर स्टैंड है, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारे मिनिस्टर 100% प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब मुसलमान हो जाएं, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो मुसलमान मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई इस तरीके के मुसलमान होंगे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो जमीयत के थे उनका भी वो नाम लिया करते थे, अगर इस तरीके के मुसलमान हैं और वो सारी मिनिस्ट्री बना लेंगे और उसमें हिंदू नहीं होंगे, तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा। नेशनलिस्ट हैं, चलेगा। अगर सारे ही हिंदू हो जाएं, एक भी मुसलमान ना हो लेकिन नेशनलिस्ट हो, तब भी चलेगा। उनकी परेशानी थी कि ऐसे लोग ना बने जो या तो अंग्रेजों के हिमायती हों या फिर जो फिरका वाराना सोच रखते हों, यानी कि सांप्रदायिक हों, कम्युनल हों, ऐसे लोग ना हों। नेशनलिस्ट लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचते हो, चलेगा। उन्हें रिप्रेजेंटेशन की बात ही गलत लगती थी। बस सीधी सी चीज़ है, नेशनलिज्म जो था उनका पैमाना था। नेशनलिज्म उनका पैमाना था। जो नेशनलिस्ट है वो हमको कबूल है, उसमें किस मजहब का ताल्लुक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ अहम है जिस पर हमने बात करनी शुरू की थी साकिब साहब के, उस आज़ाद हिंद फौज के वो कौन से अहम नाम थे जिन्होंने नेताजी की स्ट्रगल में अहम रोल अदा किया। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 40-50 हज़ार आदमी थे। अगर 40-50 हज़ार आदमी थे तो 15-20 हज़ार आदमी उसमें मुसलमान भी थे। तो बड़ी ख़ास बात इसकी ये थी। इसमें एक चीज़ बहुत ख़ास है कि बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि आज़ाद हिंद फौज का मतलब है जो लोग अंग्रेज़ आर्मी में थे, सरेंडर किया, दूसरी तरफ आ गए। ऐसा नहीं था। इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ सिविलियन थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का अलग अलग तरीके से हिस्सा बने। तो सबसे पहले जो बहुत बड़ा नाम सामने आता है, बाकी सब तो आप छोड़ दीजिए, आज़ाद हिंद फौज के तौर पे वो आबिद हसन का नाम आता है। आबिद हसन का नाम आम लोगों को सिर्फ इतना याद होता है कि भैया जय हिंद का नारा दिया था, लेकिन इससे ज़्यादा उनके बारे में है। जब जर्मनी पहुँचे हिंदुस्तान छोड़कर सुभाष चंद्र बोस, तो उन्हें वहाँ पर एक लड़का मिला जो इंजीनियरिंग कर चुका था और हिंदुस्तानी था, और वो उससे मिले, उन्हें बड़ा पसंद आया उस आदमी के साथ बात करना, और उस लड़के के साथ वो काफ़ी करीब आ गए और उन्होंने एक तरीके से उसे अपने साथ रखना शुरू किया। वो उनके सेक्रेटरी का काम भी देखते थे। और जब सबसे मशहूर चीज़ है सुभाष चंद्र बोस की कि सुभाष चंद्र बोस 1943 में जर्मनी से पनडुब्बी के रास्ते
जापान तक आए थे। जापान आने का जो उनका रास्ता है 90 दिन पनडुब्बी थी, और पनडुब्बी में बैठने वाले, ऐसा कहा जाता है कि वो पहले हिंदुस्तानी थे। लेकिन तब लोग ये भूल जाते हैं कि साथ में एक और हिंदुस्तानी था जिसका नाम आबिद हसन था। वो अपने साथ आबिद हसन को लाए थे, और ये बड़ा मुश्किल माना जाता था क्योंकि वॉर का ज़माना था, बार बार पनडुब्बी पर भी अटैक हो रहे थे, और रास्ते में एक जगह पर पनडुब्बी, जो जर्मन पनडुब्बी थी उससे ये जापानीज पनडुब्बी में भी एक्सचेंज हुए थे। और ये भी कहा जाता है कि दोनों वर्ल्ड वॉर में मिलाकर किसी पनडुब्बी से, वो भी दुश्मनों के इलाके में, एक पनडुब्बी से बीच समंदर में दूसरी पनडुब्बी में किसी को ट्रांसफर किया गया हो, ये एक ही वाकया है, ऐसा भी कहा जाता है। बाकी तो वॉर हिस्टोरियंस शायद और भी कुछ खंगाल सके, लेकिन ऐसे रेफरेंस हमें मिलते नहीं हैं। ये काम करने वाला जो साथ में बंदा था वो आबिद हसन था। ये लोग किस लिए जा रहे थे कि वहां पे आज़ाद हिंद फौज जो बन चुकी है साउथ ईस्ट एशिया में, उसकी एक तरीके से लीडरशिप लेनी है, और उसमें क्या करना है, ये पूरा प्लान उस 90 दिन में बना है। यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो भी बनी है वो सुभाष चंद्र बोस ने एक और आदमी के साथ कंसल्ट करते हुए बनाई थी। उस आदमी का नाम आबिद हसन था। वो बैठ के नोट्स लिया करते थे, उन्होंने उस बारे में काफ़ी कुछ बताया है। वो नोट्स लिया करते थे, और उनका उसी दौरान ये बात हुई थी कि एक लड़कियों की, औरतों की रेजिमेंट भी बनेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें काफ़ी चीज़ें हुई। उसके अलावा ये कि कहाँ से हमला करेंगे, किस तरीके से हम लोगों को पैसा कैसे इकट्ठा होगा, पहले सरकार बनेगी फिर फौज बनेगी, ये सारी बातें बेसिकली आबिद हसन के साथ डिसाइड हुई हैं। तो आबिद हसन वो आदमी हैं, अगर कायदे से देखा जाए, जो आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार के बनने में सुभाष चंद्र बोस से सिर्फ दूसरे नंबर पे आता है, और इस बात का कोई जिक्र नहीं करता। मतलब कहीं ना कहीं कहें सबसे बड़ा फौजी दिमाग वही काम कर रहा था। हाँ, अगर सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई था तो वो था, क्योंकि 90 दिन तक, आप सोचिए 90 दिन तक कोई और आदमी नहीं है आसपास, कोई हिंदुस्तानी नहीं बोलता है, वो दोनों आपस में बात करते हैं। आप खुद सोचिए कि 90 दिन आपको किसी के साथ बंद कर दिया जाए, और आप लोग इस 90 दिन के बाद हिंदुस्तान की ही नहीं दुनिया की तारीख की एक बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप दोनों का रोल बराबर है। बराबर ना हो तो दूसरे आदमी का रोल अहम तो है। इसमें एक चीज़ ये थी कि एक आज़ाद हिंद फौज ने एक लड़ाई हिंदुस्तान से दूर जापान में लड़ी, वो भी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। हाँ, मतलब तो कहीं ना कहीं मतलब कि अंग्रेज़ों को कमज़ोर करने का जो था उनका प्लान था, उसमें सिर्फ वही नहीं था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे करो, बल्कि बाहर करो। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सुभाष चंद्र बोस की। और ये फिर से मुस्लिम्स पर मैं आता हूँ। सुभाष चंद्र बोस की जो पहला प्लान है वो ये है कि जो इलाका आपका जो अब पाकिस्तान में चला गया है, ये वजीरिस्तान, सिंध, यहाँ पे जो मुसलमान सूफी थे जिनके पास अपनी फॉलोइंग थी, तो उनके साथ उनके कॉन्टेक्ट्स थे, और उन्होंने पहला प्लान यही दिया था जर्मनी को कि आप हथियार वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसा है कि वहाँ पे इतने लोग हैं, आप हथियार देंगे, 50,000 मुसलमान खड़े हैं उन सूफियों के साथ, उनके हाथ में हथियार होगा, 50,000 अगर उधर से आएंगे तो हिंदुस्तान से अंग्रेज ऐसे ही खाली करके भाग जाएगा। फिर दूसरा ये था कि इधर बर्मा की तरफ से हमला करेंगे, तो ये दूसरा प्लान हम आज़ाद हिंद फौज के तौर पे याद रखते हैं। तो इसमें इनके साथ और जो दिगर साथी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुसलमान, उनमें और कौन कौन से ऐसे नाम जिनका जिक्र करना पसंद करेंगे आप? जी, नाम तो बहुत हैं। जैसे अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी, बहुत नाम आजकल सोशल मीडिया पे मशहूर हो चुका है। उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसे लगातार चंदा दे रहे थे। फिर एक दिन हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद आए, और उन्होंने वहाँ पर कहा कि मुझे पैसा दो, क्योंकि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। जब ये बात हुई तो यूसुफ मारफानी एक चांदी की तश्तरी पर कुछ कागज़ात, जिसमें उनके जितनी भी जमा पूंजी थी, यानी कि घर, फैक्ट्रियाँ, ये सब, उन सब के कागज़ात थे। घर की औरतें और बाकी सब के जो ज्वेलरी थी, जो जेवरात थे, वो थे। उसके अलावा कैश था, जितना भी उनके पास बच गया था, क्योंकि वो पिछले 1 साल से चंदा कर रहे थे, तो वो सब वो लेकर गए, और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा ये मेरी तरफ से। और इसी के साथ यूसुफ मारफानी, जो बर्मा में उस वक्त कुछ सबसे अमीर लोगों में आते थे, वो बिल्कुल खाली हो गए, उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। सुभाष चंद्र बोस ने पूछा, आप सब हमें दे रहे हैं, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक आज़ाद हिंद फौज की वर्दी चाहिए। तो अगर आप इस जज्बे को देखें, सुभाष चंद्र बोस ने उस पर कहा भी कि
कुछ लोग कहते हैं कि यूसुफ पागल है, लेकिन हमें ऐसी पागलों की ज़रूरत है। तो अगर हम यूसुफ की बात करें तो बाद में उन्हें एक गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक दूसरा नाम है अब्दुल गनी। आमतौर पे ये तो पहले वालों का नाम तो फिर भी सोशल मीडिया पर है, इनका नाम तो आप सोशल मीडिया पर भी नहीं देखते हैं। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी तहरीक शुरू की तो उन्होंने कहा भाई सरकार बन गई है, सरकार के कुछ अहम चीज़ों में से एक चीज़ होती है बैंक भी तो होना चाहिए। उन्होंने एक, और ये कई लोगों ने इसे नोट किया है कि वो एक वहाँ के मशहूर बिजनेसमैन जो कि हिंदुस्तानी थे लेकिन बर्मा में रहते थे, उनके पास जाकर बैठे। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमें एक बैंक बनाना चाहिए, क्योंकि बैंक तो बहुत ज़रूरी है, सरकार बिना बैंक के कैसे चलेगी, क्योंकि अपने करेंसी नोट होने चाहिए, क्योंकि करेंसी नोट भी आज़ाद हिंद फौज ने छापे हैं। ये बहुत ख़ास बात है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो करेंसी नोट होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि नेताजी ये बताइए पैसा कितना लगेगा। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है 50 लाख तो चाहिए। उस ज़माने में 50 लाख बड़ी रकम होती थी, अगर कोई आदमी समझ सके तो उसे ये बात समझना चाहिए, ये आज के दौर के हिसाब से करोड़ों रुपए हैं, अगर अरब नहीं भी है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोग जो हैं 50 लाख रुपए हमें चाहिएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस आदमी को कहा, तो उस आदमी ने कहा ठीक है 20 लाख रुपए मैं अभी दे देता हूँ और 30 लाख रुपए का मैं इंतज़ाम कर दूंगा। इस आदमी का नाम अब्दुल गनी था। इस आदमी का नाम आप कहीं नहीं ऐसे ही जानते हैं। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का, आज़ाद हिंद सरकार का एक आज़ाद हिंद बैंक खुला, करेंसी नोट्स छपे और पूरी जंग के दौरान अपने करेंसी नोट्स के साथ काम किया गया। जापान को डायरेक्टली डील करने के लिए अपनी करेंसी थी आज़ाद हिंद सरकार की, और इस बैंक को बनाने वाले आदमी का नाम अब्दुल गनी था, जिन्होंने 50 लाख रुपए लगाए। इसके बाद एक और नाम आता है, अगर आप थोड़ा सा और सोचें तो एक और बहुत मज़ेदार नाम जिनके बारे में नहीं पता होता है, करीम खान और डीएम खान। तो जब आज़ाद हिंद सरकार बनी तो एक मंत्रिमंडल बना, और जिस तरीके से मार्गदर्शक मंडल आजकल आप सुनते हैं, ऐसे एक चीज़ बनी, उन्हें एडवाइज़र कहा गया। उसमें राज बिहारी बोस भी थे, 6 लोग थे टोटल। तो एक तरीके से सुपरवाइज़र थे कि सरकार कैसे काम करेगी, फौज कैसे काम करेगी। उसमें करीम गनी थे, एक डीएम खान थे। करीम गनी जो थे वो एक तमिल आदमी थे जो बर्मा में रहा करते थे और मशहूर जर्नलिस्ट थे, उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग थी और पहले से हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का बहुत कुछ वो कर रहे थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी उनका काफ़ी रोल रहा। तो अगर आप देखें तो जो आज़ाद हिंद फौज बनी, उसको बनाने में उसकी पूरी पॉलिसी कैसी होगी, वो कैसी शक्ल इख्तियार करे, इस सारी चीज़ में, अभी जंग तो एक दूसरा पार्ट है कि आप जंग के मैदान में क्या कर रहे हैं, उसमें भी करीम गनी और डीएम खान का ख़ास रोल है। करीम गनी की जो इज़्ज़त है उस ज़माने में भी बहुत थी, काफ़ी आपको उनके रिकॉर्ड मिलते हैं, लेकिन फिर से वही है कि अगर आम जहन की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, तो करीम गनी का नाम, डीएम खान का नाम कोई नहीं जानता। बात वाज़ह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में जो मुसलमान थे, उन्होंने तन मन धन के साथ अपना सब कुछ निछावर किया इस जंग आज़ादी में। हम बात करते हैं कि जैसे साकिब साहब के अगर जिस तरह इनके साथी थे, मुसलमान साथी जो थे नेताजी के, उन्होंने जो रोल प्ले किया, उन्होंने अगर निभाया तो आखिर दम तक निभाया अपना। और इसी में नेताजी का जो रोल था इन लोगों के साथ, वही बहुत अच्छा अटैचमेंट वाला था, क्योंकि एक किस्सा इनका ये है कि सिंगापुर में आबिद हुसैन जब साथ में थे इनके, तो किसी मंदिर में गए थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मालूम हुआ कि वहाँ इतराज़ हो रहा है कि ये मुसलमान उस मंदिर में कैसे जाएगा, तो उन्होंने कहा था अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद हाँ किस्सा वाक़या, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आबिद नहीं थे, उसमें बाकी भी थे, शाहनवाज भी थे और उसमें सिख भी थे, उसमें ये था कि दलित भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियन, दलित, मुसलमान सब जाएंगे तो मैं जाऊँगा, वरना कोई नहीं जाएगा। और इस वजह से उस मंदिर ने अपना रूल बदला था। ये अच्छा, इसमें रूल बदला था। तो मतलब ये जो मोहब्बत, ये लगाव था, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दो तरफा था। तरफा था। तो एक इसके साथ एक चीज़ और आती है कि ख़ास के इनकी जो फ़ौज थी आज़ाद हिंद फ़ौज, उसमें इन्होंने अपने बटालियंस के नाम जो रखे थे वो मौलाना आज़ाद के ऊपर रखा, गांधी जी के ऊपर रखा, नेहरू जी के ऊपर रखा। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहते हुए भी वो कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी ली थी जो कांग्रेस की लाइन नहीं थी, लेकिन वो एहतराम सबका करते थे। उन्होंने कलाम साहब के नाम पे रखा बटालियन का नाम। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? उसे देखने की एक ख़ास वजह ये है कि वो खुद कांग्रेस से आए थे, भले ही उन्होंने अपना जो मेथडोलॉजी थी वो थोड़ी सी बदल दी थी, लेकिन उस ज़माने में हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े नेता थे, महात्मा गांधी तो ऑफकोर्स थे,
नेहरू उनके साथी भी थे और यंग लोगों के बीच एक बहुत ही मकबूल नाम थे। और सीनियर मोस्ट नेता उस ज़माने में जब आज़ाद हिंद फौज है, मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए उनके नाम पे बटालियंस आपको नज़र आती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बाकी जगह पे देखें, जब वो जर्मनी गए और वहाँ पे जो एक आर्मी बनी थी, उसका जो झंडा था उस पर आपको टीपू सुल्तान का स्प्रिंगिंग टाइगर दिखाई देता है। उसके अलावा उनका एक मशहूर जो नारा है, दिल्ली चलो, वो दिल्ली क्यों जा रहे थे या लाल किले पे वो क्यों जा रहे थे? तो वो बहादुर शाह जफर के मज़ार पे गए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो बहादुर शाह जफर का मज़ार जो है वो आलीशान तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि वो मानते थे कि वही हमारे नेता हैं। मतलब एक तरीके से 1857 का एहतराम और बहादुर शाह जफर का एहतराम बहुत ज़्यादा था उनकी नज़र में। तो मुसलमानों को लेकर उनका भी और मुसलमानों का भी उनकी तरफ रवैया, जैसे अभी हम बता रहे हैं, यूसुफ साहब को आप देख लीजिए, या फिर खुद शाहनवाज साहब ने बात लिखी है कहीं अपनी किताब में, जनरल शाहनवाज खान, तो उन्होंने ये बात लिखी है कि मुसलमानों को वो मोहब्बत दे रहे थे लेकिन मुसलमान भी उन्हें मोहब्बत दे रहे थे। जब पैसा देना था तो यूसुफ ने दिया। जब उन्होंने 2 डिविजनल कमांडर बनाए थे, बेसिकली 2 डिवीजन में पूरी आज़ाद हिंद फौज थी, तो 2 डिविजनल कमांडर, एक जनरल शाहनवाज थे, एक जनरल कियानी थे, तो ये 2 लोग थे। जब वो खुद आखिरी प्लेन पकड़ रहे थे तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे अपॉइंट हबीबुर रहमान को किया था। तो अगर आप ओवरऑल उनका पूरा का पूरा सिस्टम देखें तो उसमें ऐसा नहीं है, मुसलमान भी उन्हें उनकी तरफ अब एक तरीके से कुर्बानी देने को तैयार था। जैसे कर्नल महबूब, एक बहुत ही मज़ेदार नाम है कर्नल महबूब, वैसे तो पटने के थे, तो कर्नल महबूब ने यहाँ तक कहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है, अगर मैं दोबारा जन्म ले सकता तो मैं वो भी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुर्बान कर देता। और जो एहतराम था वो इतना ही ज़्यादा था मुस्लिम फौजियों में भी, या मुस्लिम जो बाकी उनके मिनिस्टर थे या जो उनके साथी थे उनमें भी उतना ही एहतराम था। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद हिंद फौज और मुसलमानों के किरदार में मेरे ख्याल से एक चीज़ रह गई है, बताइए ज़रूर, जो कि हम शायद बात भी कर रहे थे। आमतौर पे इस बारे में बात नहीं होती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपेगेंडा था उस जमाने में मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि पहले तो वो ये कहा करते थे कि मुसलमान इसमें नहीं थे, लेकिन उसके बाद जनरल शाहनवाज का नाम आया तो थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वो ज़माना मुस्लिम लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान औरतें नहीं थी, तो तब इस चीज़ को काउंटर करा था बाकायदा आज़ाद हिंद फौज की जो कमेटी बनी थी कि इसमें जो औरतों की बटालियन है रानी झांसी, उसमें बहुत सारी मुस्लिम औरतें थीं, जिसमें से एक नाम आता है सुल्ताना सलीम, कैप्टन सुल्ताना सलीम, जिनके अपने शौहर जो थे सलीम, वो भी कर्नल थे आज़ाद हिंद फौज में ही। और इन्होंने मतलब वो पहले शादीशुदा नहीं थे, आज़ाद हिंद फौज के दौरान ही दोनों में मोहब्बत हुई, दोनों में शादी हो गई और सुभाष चंद्र बोस ने वो शादी कराई। तो सुल्ताना सलीम थी। ऐसे ही एक मेजर वजीहुद्दीन करके थे, उनकी 2 लड़कियां थी, वो भी इसमें थीं। और ऐसी बहुत सी औरतें थीं जो कि मुसलमान थीं और आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थी, और बाकायदा हथियार बंद लड़ाई जिन्होंने लड़ी है, जिन्होंने जंग करी है। और बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और आज़ादी से पहले ही जब ट्रायल हुआ, तो ट्रायल के दौरान देश भर में घूम घूम कर जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कहानियाँ दुनिया को सुनाई। देखिए जाते जाते भी साकिब साहब कुछ दे गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में ये मौजू ऐसा है कई घंटे बात कर सकते हैं आप। ये तो बहुत लंबा टॉपिक है और मुझे पता ही नहीं चला कि हमने कितना टाइम ले लिया है। ज़रूर। तो 23 जनवरी को फिर 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, पराक्रम दिवस भारत सरकार इसे मनाती है, देश के लोग मनाते हैं। और शायद ये इस चीज़ को याद करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये याद करें कि हिंदुस्तान एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की तफरीक बाद की बात है। शुक्रिया। बात निकली है में हमने सुना कि नेताजी ने क्यों और कैसे मुसलमानों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल रखा। मुसलमानों ने मजहबी फ़र्क से बालातर होकर आज़ाद हिंद फौज को मजबूत किया। बर्मा के महाज से लेकर रंगून तक, माली ताउन और जर्मनी से जापान तक, खुफिया सफ़र तक उनकी खिदमात फैली हुई हैं। आज हिंदुस्तान को हमारी कौम के लिए नेताजी की बहादुराना कुर्बानी को सलाम करने की ज़रूरत है। पैगाम साफ़ है, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। इस पेशकश में इतना ही, इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।